which one of the following agreement or protocol many focus on the curbing of global temperature rise? निम्नलिखित में से कौन सा समझौता या प्रोटोकॉल मुख्य रूप से वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने पर केंद्रित है? इसका आंसर क्या बताया था वैसे ही बता दीजिए आप, ये डिस्कस किया था ना अपन ने, क्या बताया था मैंने इसका आंसर, है ना? पेरिस एग्रीमेंट। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि कितना बेसिकली उन्होंने बात की है, कितना डिग्री के बात की है, कि कितना डिग्री नहीं बढ़ना चाहिए, ये होमवर्क दिया था ना कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। ये अब की बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि पेरिस एग्रीमेंट में प्री इंडस्ट्रियल टाइम से कितना टेम्परेचर नहीं मतलब मेंटेन रखना है। हाँ, वेरी गुड पीटर, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस, यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बातें बता देता हूँ। इस एग्रीमेंट जो हुआ वो कोप 21 था। कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना? ये कॉन्फ्रेंस होती रहती है ना, हर साल होती है बेसिकली। तो ये 21वीं बेसिकली कॉन्फ्रेंस में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और ये बेसिकली कब हुआ? ये पेरिस आपको पता है फ्रांस में है। ये 12 दिसंबर 2015 को ये एग्रीमेंट हुआ और ये फोर्स में आया 4 नवंबर 2016 को। ये आपको याद रखना है, इसकी ईयर भी याद रखना है। सदय यादव मैम, निकिता मैम, वेरी गुड इवनिंग। ये फोर्स में कब आया? 4 नवंबर 2016 को, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसी पेरिस एग्रीमेंट में जो हम बात कर रहे थे ना, ये देखो, ये जो टेम्परेचर की बात कर रहे थे, टू कटल द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर दिस सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial level and also pursue effort to limit the increase to 1.5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब इस शताब्दी में वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए और वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब जो इंडस्ट्री में प्री इंडस्ट्रियल टाइम से जो हमारा टेम्परेचर बेसिकली जब से इंडस्ट्री लग गई ये बढ़ रहा है, तो उसको ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये 1.5 डिग्री तक ही मेंटेन हो, उससे ज्यादा ना बढ़े, यानी कि 1.5 से 2 डिग्री कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री। तो यही आपसे क्वेश्चन अब पूछा गया था। और बेसिकली ऐसा क्यों, कि इतना ही टेम्परेचर क्यों डिसाइड किया गया है, इसके पीछे दैट्स बिकॉज द यूएन's इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आईपीसीसी होती है शॉर्ट में, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसने इंडिकेट किया है कि अगर हम 1.5 डिग्री से टेम्परेचर क्रॉस कर जाएंगे, बढ़ जाएगा, तो हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उस पर बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। सूखा पड़ सकता है, रेनफॉल है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, तो ये बोला है। और अगर हमें 1.5 डिग्री तक ऐसा करना है कि इतनी लिमिट लेके आनी है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन हो रहा है, जो हरित गृह प्रभाव वाली जो गैसें हैं उनका जो इमिशन हो रहा है, वो हमें कितना करना है? 2025 तक लगभग 2025 एट द लिस्ट डिक्लाइन बाय 43%, बाय कितना? 43%। जितना आज हम ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर रहे हैं, 2030 तक हमें उसको डिक्लाइन कर लेना है, कितना? 43%। कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ते है, तो इस लिमिट के लाने के लिए ये बात की है उन्होंने। तो ये थोड़ा डिटेल में है बात, ध्यान रखना प्लीज। और ये सारा ये भी बोला है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो विकसित देश है, वो बेसिकली फंडिंग करेगा विकासशील देशों को, डेवलपिंग कंट्री को। क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा किस एग्रीमेंट में हुआ है, तो इसी में हुआ है, क्योंकि डेवलप जो डेवलपिंग कंट्री है वो ये कह रही है कि क्या बात, आपने बेसिकली सारा कुछ डेवलप कर लिया, अब कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद करो, तो इकोनॉमिकली कैसे पिछड़ जाएंगे। तो अभी डेवलप्ड कंट्री को ये बोला गया कि आप इनको टेक्नोलॉजी में हेल्प करिए, जिससे इनको आर्थिक रूप से भी वो परिवर्तन, वो थोड़ा बढ़ता रहे चीजें। तो ये सारी चीजें हुई है इसमें। और इसके अंदर ये पेरिस एग्रीमेंट की बातें बिल्कुल, ये सारी कोप 27 वही बात की है, 1.5 से 2। और इसमें एक सबसे बड़ी जो बात है, ये इंपॉर्टेंट है पेरिस में, एक तो टेम्परेचर वाली ये कोप 21, और एक ये इसके अंदर 20-20-20 तीन टारगेट लिखे हुए हैं एग्रीमेंट में। 20-20-20 तीन टारगेट लिखे हुए हैं। इस तीन का क्या मतलब है? देखो, पहले 20 का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो 20% हमें कम करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। दूसरा का है कि जो वर्क ऑन एनर्जी, द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट का जो शेयर करना है वो 20% करना है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हमें ऊर्जा बनानी है, उसका शेयर 20% करना है।
और एनर्जी एफिशिएंसी हमें 20% बढ़ानी है। तो ये 20-20-20 का मतलब ये है इसमें। और इसमें एक टर्म और है पेरिस एग्रीमेंट में, दैट इज एनडीसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि एनडीसी किसके अंदर है। एनडीसी है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि हर राष्ट्र है वो इसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ये उसको हर 5 साल में रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन उसने कम किया, किस तरह से उसको काम कर रहा है। तो ये एनडीसी बोलते हैं इसको, कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये रिपोर्ट किसको देगा, है ना, एवरी 5 ईयर को किसको देगा, यूएनएफसीसीसी को। याद रखना ये किसको देगा, यूएनएफ ट्रिपल सी। यूएनएफ ट्रिपल सी का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या, फुल फॉर्म पता है, बताओ, फुल फॉर्म पता है क्या, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो यूएन का मतलब तो यूनाइटेड नेशन है, एफ का मतलब फ्रेमवर्क, सी का मतलब कन्वेंशन, फिर सी का मतलब क्लाइमेट, फिर सी का मतलब चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। चलो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर अगर आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन सोच समझ के करिए। ये कह रहा है कि क्लाउडनेस नाइट विद लो विंड स्पीड इंडिकेट्स, कम हवा की गति के साथ बादल रहित रात का संकेत क्या है। रात को बादल नहीं है, हवा बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्वेश्चन है आपसे। चलो मैं पोल दे रहा हूं, आपने सोच लिया होगा। 67% स्टूडेंट ने, ये जस्ट अभी आपका एग्जाम हुआ था रीनेट वाला, उसमें पूछा गया था, है ना, कि अगर हमारा क्लाउडनेस है ना, बिल्कुल क्लाउड नहीं है नाइट में, और विंड स्पीड है वो लो है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये कर रहा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल स्टेबल है, किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आपको पता है क्लाउड वगैरह होएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, इससे भी मैंने एक आगे क्वेश्चन पूछा है। अब एटमॉस्फेयर का स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से आप मतलब कुछ समझते हो, जैसे कहता हूँ कि मैं एटमॉस्फेयर स्टेबल है। आप मुझे एक बात बताइए, ज्यादा गर्मी होगी समर में, जो एटमॉस्फेयर ज्यादा स्टेबल होता है या अनस्टेबल, समर में जब गर्मी ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, तो स्टेबल होता है या अनस्टेबल। टेम्परेचर ज्यादा हो, जैसे आपका भी टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना, गुस्सा आता है तो आप भी अनस्टेबल हो जाते हो ना। कारण ये होता है, देखिए कारण क्या है आपको समझना है। जैसे ये कोई एयर पार्सल है ना, ये कोई पोल्यूटेंट है, यूं मान लो ये कोई पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है ना, और ये पोल्यूटेंट अगर गर्म है तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर जाता जाएगा, है ना, ऊपर जाता जाएगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मिक्सिंग, ये इसको वर्टिकल मिक्सिंग बोलते हैं। तो वर्टिकल मिक्सिंग जितनी ज्यादा होती जाएगी, इट मीन्स वो अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि देखो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो ऊपर जाता रहेगा, इसको वर्टिकल मिक्सिंग बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। स्टेबल किसको बोलते हैं, मैं आप स्टेबल से क्या मतलब समझते हैं, जैसे ये एयर पार्सल है, ये जल्दी से ठंडा होए और वापस, जैसे ये पार्सल है ऊपर जाएगा तो आपको पता है टेम्परेचर, वैसे तो जैसे जैसे पार्सल ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम होता है, और फिर वो वापस टेम्परेचर कम होके ठंडा होके भारी होएगा, और भारी होके वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ये होता है स्टेबल। इसको कहते हैं जो अपनी ओरिजिनल स्थिति में, ओरिजिनल सिचुएशन में वापस आने की कोशिश करता है, वो होता है स्टेबल। जबकि अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना, तो ओरिजिनल में तो वापस आने की वो जल्दी कोशिश करेगा ही नहीं, तो वो अनस्टेबल होगा। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब समझ रहे हो। मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे आइए, अब ये देखिए, अब इस बात को समझ लें, ये अनस्टेबल है, ये कोई पार्टिकल है, ये यहाँ ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये दिस इज अनस्टेबल जो आपको रेड में दिख रहा है। लेकिन स्टेबल क्या होगा, जैसे कोई बॉल है, आपने बॉल को स्लोप में वापस गिराया, तो वो क्या स्टेबल कंडीशन में यहाँ आके रुकने की कोशिश करेगी, तो ये स्टेबल कंडीशन है, यानी कि नीचे आने की कोशिश वापस। और ये न्यूट्रल है, यहाँ पे किसी भी तरफ नहीं जा रही, ना ऊपर ना नीचे। जैसे ये है एयर पार्सल है, कोई ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, ये अनस्टेबल कंडीशन है, ठीक है। और बिल्कुल नीचे आएगा वापस, तो ये स्टेबल कंडीशन होगा, जो सिंक होकर नीचे आ जाएगा, और ये न्यूट्रल कंडीशन है।
ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे? अरे ध्यान रखोगे? बताओ भाई, ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आपको डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज प्राइमरली डिटरमाइन द वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल, है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था समर और विंटर की। इट इज द वेरिएशन इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ जो टेम्परेचर का वेरियर होता है, जो वेरिएशन होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आराम से समझना। कह रहा है इन ए स्टेबल एटमोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि टेम्परेचर जो पार्सल का है, अगर स्टेबल इन्वायरमेंट है, बेसिकली अगर स्टेबल एटमोस्फेयर की बात करें, तो वो डिक्रीज होता जाएगा और फॉर्मिंग ए पॉजिटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि टेम्परेचर गिरता हुआ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एयर पार्सल जो ठंडा होता जाएगा और अपनी सराउंडिंग से, और वो डेंस होता जाएगा। डेंस मतलब एक तरह से भारी होता जाएगा, और ये वापस सिंक होने की कोशिश करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, है ना। तो इसी को हम कहते हैं कि ये स्टेबल है। जबकि अगर एयर पार्सल है, अगर गर्म है, वार्मर है अपनी सराउंडिंग से, आसपास से, तो वो क्या करेगा, लेस डेंस होगा। लेस डेंस मतलब कम भारी होगा, हल्का होगा, और टेंड टू राइज, और ऊपर जाता रहेगा, और एटमोस्फेयर क्या हो जाएगा, फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल से बात समझ गए क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। ये है, देखिए, अब एक क्वेश्चन ऐसा है, ये है कि क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट बिकॉज, बादल वाली रातें साफ रातों से ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि जो बादल वाली रातें हैं वो साफ वो होती है ना, वो गर्म ज्यादा होती है साफ रात की बजाय। ऐसा क्यों होता है, ये पूछा है। लास्ट 5 सेकेंड्स और है, सोच लीजिए। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। वेट करो, चलो 5 सेकेंड और वेट कर रहा हूँ। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। देखो किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया, इसका राइट आंसर है फर्स्ट। क्या होता है, इस प्रोसेस को समझिए। बेसिकली होता क्या है, आराम से समझना। जैसे ये सन है, ठीक है, और ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या चलता है, जैसे सन से एनर्जी आई, ठीक है, ये सन से एनर्जी आई, सूर्य की किरणें आई बहुत सारी, और ये पृथ्वी पे टकराई, अर्थ पे टकराई, ठीक है। अर्थ पे टकराने के बाद अर्थ कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, है ना, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करता रहता है, तो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगी, गर्म होएगी, है ना, वार्म होएगी, ठीक है। लेकिन ये रिफ्लेक्ट कर देगा, तो धीरे धीरे वो रिफ्लेक्ट करेगी रात को, तो ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्लाउड आ गए, अब यूं मानिए यहाँ पे क्लाउड्स आ गए, ये लो, ये बादल आ गए बहुत सारे, तो अब बादल आ गए, तो ये क्या करेगा, ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही थी वापिस, इसको वो रोक लेंगे, और रोकेंगे तो अर्थ के ऊपर ही रह जाएंगे, तो अर्थ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जैसे हम ग्रीन हाउस के कंसेप्ट में पढ़ते हैं, वो यहाँ काम वो क्लाउड ही तो कर रहे हैं। तो यही कह रहा है, क्लाउड प्रिवेंट द स्केप ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड, बादल जमीन से गर्मी को बाहर निकलने में रोकते हैं। बात आई समझ में भाई? आई बात समझ में? सबको समझ में आई क्या? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का आपको पता होगा, है ना। इससे क्वेश्चन है, लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग आर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज।
लास्ट 5 सेकेंड्स हो रहे, सोच लीजिए। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कम स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर थर्ड है। ठीक है, चलो पहले समझते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। रिन्यूएबल वो होते हैं जो अपनी लाइफ स्पैन में बेसिकली दोबारा बन जाए या फिर कभी खत्म होने वाले ना हो। ठीक है, जैसे सोलर हम बात करते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। विंड एनर्जी है, चलती रहेगी। ये सब बेसिकली रिन्यूएबल में आते हैं। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, है ना, नॉन रिन्यूएबल जो अपने बेसिकली गैर नवीकरणीय, जो अपने लाइफ स्पैन में दोबारा नहीं बने, है ना। अपने लाइफ स्पैन का मतलब उसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, सैकड़ों वर्ष लगे। तो जैसे कोल है, कोयला है ना, कोयला है। ये सब क्या है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, हम बात करते हैं ना कि खत्म हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या नॉन रिन्यूएबल है। तो अब यहाँ कुछ है रिन्यूएबल कौन से हैं। तो देखो, जहाँ पे बायो शब्द आ गया वो तो रिन्यूएबल होगा, जीव है, वापिस बनता रहेगा। बायो से डीजल बन रहा है, ये बायो डीजल होता है। जैसे हमने कुछ एग्रीकल्चर से, जैसे जेट्रोफा वगैरह ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली वहां से हम फ्यूल बनाते हैं। तो ये तो बायो डीजल है, तो ये तो वापिस उगता रहेगा, तो ये रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है। हाइड्रो, ये पानी से है, पानी की हाइट। हाइड्रो पावर प्लांट सुने हैं ना आपने, जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो कोयला यूज करते हैं ज्यादातर भारत में। हाइड्रो होता है पानी को एक हाइट से गिराया जाता है। तो पानी को एक हाइट से गिराएंगे, ऊपर से गिराएंगे, तो जो गतिज ऊर्जा, गति बन जाएगी और वो टरबाइन पे ऐसे पड़ेगा तो घूमेगा। तो ये एक प्रोसेस रिन्यूएबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी रिन्यूएबल है। और विंड एनर्जी है, वो भी रिन्यूएबल है। विंड तो आपने सुना ही है। इसमें नॉन रिन्यूएबल एक ही है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। और वो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली एफिशिएंट तो बहुत है, लेकिन ये रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल इसलिए है कि इसमें यूरेनियम वगैरह यूज होता है। और यूरेनियम तो बेसिकली आपको जमीन से मिलता है, कभी तो खत्म होगा, जैसे कोयला की बात हो रही है, ये हो रही है। तो इसलिए इसका जो सोर्स है वो एक तरह से नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आ गया, सी डी ई ए। समझ में आया भैया? बताइए, ये बात समझ में आई सबको? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। चलो बहुत बढ़िया। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज लॉन्च द इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इसको कई बार शॉर्ट में IEEP लिख देते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, ये पूछा गया है। नीचे ये ऑप्शंस है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत कम बच्चों ने राइट आंसर किया है, वो रॉन्ग आंसर किया है अभी। बहुत कम ने राइट किया है। इसका राइट आंसर बी है, एक और दो। यूनेस्को और UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे भी इन्वायरमेंट का कुछ आएगा, एजुकेशन का आएगा, एजुकेशन का सॉरी। इन्होंने मिलके ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिसने IUCN करा है। IUCN तो बेसिकली इसने जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है बेसिकली, उसके बारे में, जो स्पीसीज खत्म होने वाली है उसके बारे में रेड डाटा बुक जारी करता है, ये रेड डाटा बुक। ठीक है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। और ये भी अलग चीज है, वो क्या है मैं बताऊंगा। इसका आंसर ये है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी पूछा गया था क्वेश्चन कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम है वो किसने शुरू किया। इन दोनों ने, यूनेस्को एंड UNEP। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको।
देखो, इसको शॉर्ट में जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, इसको आईईईपी बोलते हैं। ये एग्जिस्टेंस में आया 1975 में। देखो कितना पुराना है। आईईईपी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1975। देखो, फॉर 2 decades यानी कि 20 ईयर्स तक यूनेस्को एंड यूएनईपी, देखो है ना, यूनेस्को एंड यूएनईपी लेड द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम 75 से 95, 20 साल तक, that set out a vision for a give practical guidance to how to mobilize education for environmental awareness, कैसे environmental awareness को फैलाया जाए। In 1976, UNESCO launched a environment newsletter कनेक्ट नाम से। इन्होंने एक बेसिकली यूनेस्को ने एक पत्रिका निकाली है ना, ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनेस्को, इसके नाम से ही है ना, ये भी आपको याद रखना है। देखो 1976 में यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के आधिकारिक अंग के रूप में कनेक्ट नामक एक पर्यावरण समाचार पत्र शुरू किया। ठीक है, और यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम जो चलाया था ना, यूनेस्को और यूएनईपी ने ही मिलकर चलाया था, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों के मिलके चलाया हुआ है। और इसमें कुछ बातें और है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब इसका बॉर्न हुआ या कब बनी? 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, और यूएनईपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये कब फाउंड हुआ या कब बना? 1972 में। यूएनईपी कब बना? जून 1972 में, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। आपसे एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुई, उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट यूएनईपी की स्थापना था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ठीक है, ये याद रखोगे। मेरी आवाज ठीक है क्या भाई? बताना एक बार। एवरीथिंग इज ऑडिबल और विजिबल? बताइए प्लीज। सब सुनाई दिखाई दे रहे? ऑल क्लियर? जो बता दिया करो, है ना। और जीईएफ है ना, जीईएफ का मतलब है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो उस ऑप्शन में था ना, तो ये। और अब आपको आईयूसीएन के बारे में, आईयूसीएन एक ऑप्शन और था ना, उसके बारे में खुद को बताना है ना, होमवर्क किया करो। आईयूसीएन के बारे में आपको होमवर्क है, ठीक है ना, ये होमवर्क है। चलो, तो आपको ये पूछे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या था? क्या था सबसे बेस्ट रिजल्ट? यूएनईपी का स्थापना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। चलो, ये क्वेश्चन बताओ। फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज वेरी लिटल। सबको पता है कि फ्रेश वाटर बहुत कम है। आउट ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर? इनमें चार है, जो रिवर है, स्प्रिंग है, ग्लेशियर है, वाटरफॉल्स है। इनमें सबसे ज्यादा आपसे ये पूछा है फ्रेश वाटर किस में है परसेंटेज वाइज, किस में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बारे पूछा गया था, ध्यान रखना। चलो, ऑल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। किसी ने भी राइट आंसर नहीं किया। आपको पता है सबसे जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ है? ग्लेशियर्स में है, याद रखना। चलो, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर ग्लेशियर में है, जो आइस जमी हुई है। आपको पता है, अगर बात करें ना, लगभग 97% वाटर है वो ओशियन में है, समुद्र में है। लगभग 97% जो वाटर है वो ओशियन में है। और वो तो एक तरह से खारा पानी है, बिल्कुल खारा पानी है। वो तो हमारे लिए कोई फ्रेश वाटर तो है नहीं, ये कोई फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, तो इस 97% तो बहुत ये है। बाकी जो 3% बच गया है ना, लगभग 3% है, 2.9 ऐसा है। तो ये लगभग 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब इस 3% भी अलग अलग जगह है। कहाँ है? रिवर्स में है ना, यानी जिसको सरफेस वाटर बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर है ना, ग्लेशियर है, उस 3% में सारा है। लेकिन इन 3% में भी अगर सबसे ज्यादा है ना, वो ग्लेशियर में है, ध्यान रखना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
समझ में आ गई बात आपको मैं क्या कह रहा हूँ? अरे बताओ, समझ में आई क्या बात? हाँ या ना, सब बोलो। सब नहीं बोलेंगे? अरे यही क्वेश्चन आएंगे निकिता मैम, टेंशन मत लो। देखो, आराम से कंसेप्ट क्लियर करो। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, देखो सारे लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, और हर एक को ऐसे ही तैयारी कर रहा है, वो कोई अलग तो कोई है नहीं। तो आप क्या है, सारे क्वेश्चंस किसी के ठीक नहीं होते हैं। आप सोचो कि मेरे 50 के 50 क्वेश्चन ठीक हो जाए पेपर वन में, या पेपर टू में 100 के 100 क्वेश्चन हो जाए, तो फिर 100% कट ऑफ जानी चाहिए थी। आपको जो चीज बहुत अच्छे से है, बढ़िया से है, जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको देखो, इतना अतिशयोक्ति हो जाती है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आप इसको आराम से, जितना मैं करवा रहा हूँ उसको 2 से 3 बार रिवाइज करें। उससे आपको चीजों से फेमिलियर होंगे, कंसेप्ट डेवलप होंगे, उससे आप आराम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन इस पे थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, सामने वाले पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा, सारी चीज हो जाएगी। ठीक है ना? अगर आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। चलो, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको डीओ बोलते हैं। ए वाटर क्वालिटी पैरामीटर इज एसेंशियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज और सोर्सेज। जल गुणवत्ता पैरामीटर, घुलित ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किस जल निकाय या स्रोत में आवश्यक है? थैंक यू, थैंक यू पीता मैम। चलो पोल दे दूं भाई? सोच लिया क्वेश्चन? वेट करूं? चलो वेट है, वेट। चलो अब पोल देता हूं प्लीज। चलो ठीक ठाक स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। बेसिकली इसका राइट आंसर फर्स्ट है, ए बी एंड ई। रिवर, लेक और पॉन्ड वाटर। क्या होता है आपको पता है? डीओ का मतलब है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, यानी कि घुलित ऑक्सीजन। जो पानी में घुल, आप बताओ, आपको अगर पानी में डुबो दे तो हम डूब जाएंगे ना? जबकि ऑक्सीजन तो है उसमें, हम सांस ले सकते हैं क्या पानी में? अगर गर्दन पकड़ के डुबा दिया जाए तो क्या पानी में हम सांस ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे अंदर बेसिकली लंग्स है, और लंग्स हैं तो इसलिए लंग्स एयर से लेते हैं। बेसिकली हम एयर से लेते हैं, हम जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका यूज हम नहीं कर सकते। तो वाटर में घुली तो ऑक्सीजन किसके लिए उपयोगी है? जो वाटर के अंदर रह रहे हैं, जैसे फिश है, ठीक है, वाटर जो प्लांट्स है वहां के, है ना, जिसको फाइटो प्लैंक्टोन्स बोलते हैं, जो पानी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइटो प्लैंक्टोन्स बोलते हैं, है ना, फाइटो प्लैंक्टोन्स, है ना, ये हो गया। और फिश हो गई, ये होगी, सब मान लो बेसिकली यूज करेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रह रहे हैं उनके लिए बेसिकली यूज होगी डी। ठीक है। तो अब हम ये देखना है फिश वगैरह और ये सब कहाँ रहेंगे? रिवर में रहेंगे, बिल्कुल रिवर में, नदियों में तो होगा, तो डीओ जरूरत होगा यहाँ पे भी। लेक में भी होगा। टैप वाटर तो वो हो गया ना, टैप वाटर, वो कुंटी वाला पानी, इसमें हमें क्या जरूरत है? इसमें तो हम देते ही नहीं, तो इसमें नहीं जरूरत है। अंडरग्राउंड वाटर है, उसमें कोई जरूरी नहीं है हमें, अगर डायरेक्टली बात करें तो कहाँ पौंड है, उसमें भी जो बेसिकली पानी में जो जीव है वो रहेंगे। तो ई में हो गया, तो ए बी और ई इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन करो। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं आती है तो इनको लिखें, याद रखें। टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, GCM मॉडल आर वाइडली यूज्ड। GCM स्टैंड्स फॉर वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए GCM मॉडल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। GCM का मतलब क्या है? लास्ट 5 सेकेंड्स। चलो मैं पोल दे रहा हूं। बेसिकली GCM क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है। उसमें जनरल सर्कुलेशन मॉडल बोलते हैं या फिर ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल बोलते हैं उसको, एक ही बात है। ये राइट आंसर इसका सेकंड होगा, बी एंड सी। बेसिकली इसमें क्या है कि किस तरह से अर्थ में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसको हम जनरल सर्कुलेशन मॉडल बोलते हैं या ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल बोलते हैं। तो GCM का ये फुल फॉर्म है। मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी दिया है, याद रखना। क्लाइमेट मॉडल also called general circulation model या फिर global climate model और GCM are more complex than model of evaporation but they follow the same general idea। क्या है? जलवायु मॉडल जिसे सामान्य परिसंचरण मॉडल, वैश्विक जलवायु मॉडल या GCS के कहा जाता है। वाष्पीकरण मॉडल की तुलना में अधिक जटिल है लेकिन वे सामान्य विचार का पालन करते हैं। इसमें होता क्या है? देखिए, these model are use many different factors such as water vapor, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, अर्थ रोटेशन एज इनपुट। ये सारी ये चीजें मॉडल में हम देखते हैं। ये बहुत साइंटिफिक होता है, बहुत ही कंप्यूटर की जरूरत होती है, साइंटिस्ट की जरूरत होती है। उस इस मॉडल को लगा के वो देखते हैं कि अर्थ का क्लाइमेट चेंज कैसे चेंज हो रहा है, ये प्रोजेक्ट करते हैं बेसिकली। तो ये मॉडल है, तो इसको GCM मॉडल बोलते हैं। ये काफी यूज होता है, जिसको हम जनरल सर्कुलेशन मॉडल या ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल के नाम से जाना जाता है। याद रखोगे क्या? ठीक है, समझ में आ गई भी बात? ट्यूशन ठीक होगा पढ़ने से। ये चलिए आगे आइए सुब्रता जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3R इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? जब हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं कि सॉलिड का जो वेस्ट निकले वो कम से कम निकले, मैनेज हो जाए, तो 3R में कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता? चलो मैं पोल दे रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड, 57% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। बेसिकली रिकवर शब्द यूज नहीं किया जाता है। क्या शब्द यूज किया जाता है? रिड्यूस, ये शब्द यूज किए जाते हैं। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसका मतलब क्या होता है आप समझे? रिड्यूस का मतलब ये होता है कि हम वेस्ट को जनरेट ही ना होने दें, कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो। रिडक्शन करते हैं, सोर्स पे रिडक्शन करते हैं। जैसे आप कोई ऐसी चीज ही ना लो या बनाओ जिसमें पैकेजिंग ज्यादा हो, तो आपने शुरू में ही रिड्यूस कर दिया कि वेस्ट को मैनेजमेंट करने में मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, वेस्ट जनरेट ही नहीं होने दे, सोर्स पे रिडक्शन करना। उसके बाद अगर हो भी गया, चलो उसको कहीं रीयूज कर लेते हैं, है ना, उसको फेंकते नहीं है, रीयूज कर लेते हैं। अगर रीयूज नहीं होता तो चलो रिसाइकल करें, वापस से उसको एक प्रोसेस से वापस बना लें। ठीक है। अब ये रिकवरी शब्द है, ये 3R में नहीं होता। ये कंसेप्ट जो 4R 5R का होता है उसमें होता है। रिकवरी का मतलब होता है उससे एनर्जी बना लेना, जला बुला के एनर्जी बना लो, दैट कॉल्ड भी रिकवरी। यानी कि उसको रिकवर करो भैया, उसका कुछ नहीं हो सकता।
तो वो 3R के कंसेप्ट में नहीं है। वो अगर हम बेसिकली बात करें, जैसे 4R का कंसेप्ट है, जैसे 3R में क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, याद रखना। 4R में है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। ये देखो, है ना। रिकवर का मतलब एनर्जी बना लेना वापिस से, उसको जला पिला के एनर्जी प्रोडक्शन करना। और एक 5R का कंसेप्ट है जिसमें है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज एंड रिसाइकल। ये 5 है। और ये भी नहीं होता तो फाइनली डिस्पोजल करते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसको डिस्पोजल कर दो। ठीक है, ये चलता है। तो ये याद रखोगे आप? अरे इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे क्या? कुछ तो कहो। और इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो मैंने बोला है ये आप उसको पढ़ लेना, ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाइए। Which of the following is included while estimating air quality index? वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? चलो पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी गुड। इसकी तो आप लोगों ने सबने राइट आंसर कर दिया, क्या बात है ये क्या बोले भाई, इस बात को मौज कर दी। बिल्कुल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। और इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी है भाई, इन चारों में कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इसमें? N2O ग्रीन हाउस गैस है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं ना, आप अपने शहरों में भी देखोगे स्क्रीन पे लगा होता है कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है। तो बेसिकली वहां पे AQI बोलते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक निकालते हैं। इसमें बेसिकली 6 पोल्यूटेंट्स को शामिल करते हैं, बेसिकली सामान्यतः। वो कौन कौन से 6 पोल्यूटेंट है मैं आपको बता देता हूँ। 6 मेजर पोल्यूटेंट AQI निकालते टाइम। एक तो पार्टिकुलेट मैटर, कणीय पदार्थ, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है निकिता मैम, कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी है बेसिकली, उसको आप पोल्यूटेंट मत बोलिए। उसको तो बेसिकली वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, उसकी तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तब दिक्कत करता है। कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है, मैंने बताया ना। कौन कौन से 6 हैं? एक तो पार्टिकुलेट मैटर, जिसको कणीय पदार्थ है, 2 तरह के, PM10 और PM2.5, 2 ये हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड 3, ओजोन 4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 5 और सल्फर डाइऑक्साइड 6। ये बेसिकली 6 ऐसे मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, जब किसी की जगह की AQI निकालते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं, तब हम यूज करते हैं। तो ये 6 है, याद रखोगे, दीज आर 6। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, वही क्वेश्चन पूछा था इसमें, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलो, अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले। जैसे यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स का कलर दिया हुआ है, अगर मैं कहूँ ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, पर्पल कलर और मैरून कलर, तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्रीन कलर का है, तो ये कहोगे कि वहां पे गुड है, अच्छी क्वालिटी है। और इसका जो नंबर है, यानी कि वो वैल्यू में आता है। अगर किसी की हम एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालें और उसकी वैल्यू 0 से लेके 50 तक आ जाए, है ना, तो हम वो कहेंगे कि वहां की एयर क्वालिटी अच्छी है, ग्रीन कलर देंगे। अगर येलो कलर आ रहा है तो कहेंगे मॉडरेट कंडीशन में है ना अच्छी ना बुरी, अगर उसका वैल्यू 51 से 100 आए। अगर ऑरेंज कलर आता है तो हम कहेंगे अनहेल्दी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप, जो ग्रुप बीमार है, सेंसिटिव ग्रुप है, उनके लिए अच्छी नहीं है, अनहेल्दी है, और इसकी वैल्यू 101 से 150 हो। अगर रेड कलर की है तो हम कहेंगे अनहेल्दी है ये, ठीक है, 151 से 200 रेड कलर हो गया। अगर पर्पल कलर की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वेरी अनहेल्दी है, अगर वैल्यू इसकी 201 से 300 है। अगर मैरून कलर आता है तो कहेंगे ये बहुत ही हेजार्डियस टाइप है, अगर 301 से ज्यादा आता है, लगभग 500 तक भी आ जाता है, तो ये 301 से ज्यादा आ गया, वो हेजार्डियस हो गया। और आपको पता है जितना जितना इसका नंबर बढ़ता जाएगा इंडेक्स में, उतना ही
बेसिकली वो ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी अभी पेपर हुआ था राजस्थान में, उसमें ये पूछ लिया कि पर्पल कलर है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कलर, तो आप उसको किस में रखोगे? पर्पल कलर को किस में रखोगे बताओ? पर्पल कलर को किस में रखोगे? पर्पल कलर को किस में रखोगे? वेरी अनहेल्दी, दिख रहा है आपको? वेरी अनहेल्दी, पर्पल कलर वेरी अनहेल्दी, तो ऐसे आपसे पूछ लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड इन, अभी दिखाया है आपको, देखते हैं क्या दिमाग लगाता है। देखो इस ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दिमाग लगाया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदर्शित किया जाता है यूनिट ऑफ माइक्रोग्राम, यूनिट ऑफ पीपीएम, परसेंटेज, नंबर्स। पोल दे रहा हूं, ऑल द वेरी बेस्ट। ओहो ये क्या करा, बहुत कम बच्चों ने ठीक है। उर्वशी फर्स्ट रैंक पे, स्वप्ना जी सेकंड रैंक पे, निकिता मैम थर्ड रैंक पे। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। ये नंबर्स आएगा बेसिकली। अभी तो बताया था आपको 0 से 50, 51 से 100, 101 से 150, ये नंबर से तो है। देखो आप दिखाया हुआ है, अभी दिखाया, और इसमें ही आप वो कर गए गड़बड़। ये क्या पूछा है इसने? एयर क्वालिटी इंडेक्स किस में रिप्रेजेंट हो रहा है? नंबर्स में तो कर रहे हो आप कि कितनी वैल्यू किसकी है, 0 से 50 है, 51 है, इसमें क्या है और, है ना? ज्यादा दिमाग लगा लिया क्या? चलो आज के लिए इतना ही कर पाऊंगा, है ना? ज्यादा नहीं कर पाएंगे आज, थोड़ा सा बिजी हैं। तो चित्त को शांत रखें, खुश रहें।